चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, यहाँ से हर एग्जाम में प्रश्न पूछता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण तो दिन के समय में होगा, ये तो कंफर्म है कि प्रकाश संश्लेषण जो होगा वो दिन के समय में होता है। दिन के समय में सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण होता है। इसमें क्या होता है, देखिए, पौधे दिन के समय में ऑक्सीजन बाहर की ओर निकालते हैं, O2 बाहर की ओर निकालते हैं और CO2 को ग्रहण करते हैं, CO2 को ये ग्रहण करते हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये सब एग्जाम में आ जाता है कि ऑक्सीजन को बाहर निकालता है और CO2 को दिन के समय में ये ग्रहण करते हैं। तो वही ऑक्सीजन हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। रात के समय में क्या होता है, रात के समय में ऐसी ही क्रिया होती है, लेकिन इस क्रिया का नाम दिया जाता है कोशिकीय श्वसन कहते हैं। कोशिकीय श्वसन, जो क्रिया पौधे रात में करते हैं उसका नाम दिया जाता है कोशिकीय श्वसन। और रात के समय में तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, रात के समय में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, तो इसका नाम दिया जाता है कोशिकीय श्वसन। इसमें क्या होता है कि इसमें O2 पौधे लेते हैं, पौधे O2 को लेते हैं, ऑक्सीजन को, और CO2 को क्या करते हैं, CO2 को बाहर कर देते हैं, CO2 को रात में छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि उस समय पौधे ऑक्सीजन ले रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए 4 गो चीज बहुत जरूरी है। ऐसे तो 5 गो होता है, लेकिन 4 गो चीज जरूरी होता है, मेनली 4 गो। देखिए, इसमें जल का होना बहुत जरूरी है, जल बिना जल का तो प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं। प्रकाश भी चाहिए, प्रकाश का होना जरूरी है, क्लोरोफिल चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। 4 चीजें मिलनी चाहिए। ये चारों में से अगर कोई चीज एगो हटा दीजिएगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। ये चारों चीज होना जरूरी है, तब जाकर के लास्ट में कार्बोहाइड्रेट बनता है। अंतिम में ग्लूकोज कहिए या कार्बोहाइड्रेट कहिए, कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब कार्बोहाइड्रेट बनता है तो पौधे को ऊर्जा मिलती है, तो पौधे ग्रोथ करते हैं या जीवित रहते हैं। देखिए, ये 4 चीजें बहुत जरूरी है। अब इसमें एग्जाम में कभी कभी ऐसे पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है। ऑप्शन में दिया रहेगा 3 चीजें, इसमें से उठा के डाल देगा, एगो अलग से डाल देता है। तो ये 4 आपको ध्यान में रहना चाहिए। अंतिम उत्पाद क्या होता है भाई, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट अंतिम में बन जाता है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण होने के लिए क्या क्या चाहिए, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और 12 गो जल चाहिए, 12 गो जल चाहिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 12 गो जल। सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल की उपस्थिति होनी चाहिए। क्लोरोफिल पेड़ पौधे में होती है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति चाहिए, उसमें सूर्य का प्रकाश भी पड़ना चाहिए। तब जाकर के ये चारों मिल करके उत्पाद के रूप में लास्ट में जो बनाएंगे अपना प्रोडक्ट, उसमें आएगा ग्लूकोज। क्या बनेगा भाई, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज को ये लोग स्रावित करेंगे, ग्लूकोज निकालेंगे बाहर। ग्लूकोज के बाद ये हमारा हो जाएगा जल, जल को ये निकालेंगे बाहर, और एक हो जाता है O2, ये हो जाएगा हमारा 6 O2 हो जाता है, 6 O2। तो ये ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को। तो ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी चीजें की जरूरत पड़ती है। तो 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड का, 12 गो जल का, सूर्य का प्रकाश का, क्लोरोफिल का, ये 4 गो चीज का जरूरत हो गया। इसके बाद से प्रोडक्ट बनना शुरू होता है, तो प्रोडक्ट बन जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज बन के तैयार, पौधे उसका यूज कर लिए खाना भोजन के रूप में। और तब जाकर के फालतू चीजें जो होती है, जो मतलब पौधे को लगता है कि एक्स्ट्रा हो गया है, जैसे जल हो गया तो उसको बाहर निकाल देता है, और ऑक्सीजन हो गया तो उसको भी बाहर निकाल देता है। वही ऑक्सीजन हम लोग यूज करते हैं। देखिए, अब इसमें कभी कभी कंफ्यूजन करने के लिए ये दे देगा कि अपचयन किसका होता है, उपचयन किसका होता है। इसमें अपचयन किसका होता है, तो देखिए, अपचयन तो जल का होता है, ये आगे भी बताएंगे। जो उपचयन होता है, उपचयन ऑक्सीडेशन होता है, वो जल का होता है, मतलब टूटना। और रिडक्शन जो होता है ये CO2 का होता है। रिडक्शन किसका होगा, तो ये CO2 का होता है। अपचयन, तो उपचयन जल का होगा और अपचयन किसका होगा, CO2 का होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहां पे लिखा हुआ भी है कि जल का अपचयन होता है, जल का अपचयन होता है, और CO2 का, जल का उपचयन होता है और CO2 का अपचयन होता है। इसको इंग्लिश में भी ध्यान रखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करके लिख देता है। पत्तियों की कोशिकाओं में जल किस बेसिस पे पहुंचता है, किस आधार पे पहुंचता है, उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं परासरण या ऑस्मोसिस कहा जाता है। पत्तियों में, जो पौधे की पत्तियां होती हैं, उसमें कोशिकाओं में जो जल पहुंचता है वो परासरण की क्रिया के द्वारा पहुंचता है। और CO2 वायुमंडल से आता है पौधों में, तो वो किस विधि से आता है, तो इसको विसरण कहते हैं। ये ध्यान रखना है कि CO2 पौधे जो लेते हैं वो किस विधि से लेते हैं, तो उसको विसरण कहते हैं या डिफ्यूजन कहते हैं। और जो कोशिकाओं में जल पहुंचता है उसको परासरण कहते हैं। CO2, देखिए, CO2 लेने के लिए पौधे को 2 तरीके के रास्ते हैं, 2 तरीके के पौधे होते हैं। एक होता है जलीय पौधा, तो जलीय पौधा तो जल में घुला हुआ जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे अपना ले लेता है।
जो जलीय पौधे होते हैं वो पानी में घुले हुए कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं, और जो स्थलीय पौधे होते हैं वो वायुमंडल से घुले हुए, जो वायुमंडल है हवा में मिला हुआ है, उस वायुमंडल से ले लेता है CO2 को। अब ये देखिए, एक मान लीजिए ये लिप्स है, पत्ता है, किसी पेड़ का पत्ता है, इस पेड़ के पत्ते में इस तरीके के कुछ धब्बे पाए जाते हैं, इस तरीके के कुछ धब्बे पाए जाते हैं। इन धब्बों को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, इसको कहते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए, क्लोरोप्लास्ट को जब व्यू करके देखा गया, बड़ा करके जूम करके देखा गया, इसको माइक्रोस्कोप से देखा गया, तो इसके अंदर में इस तरीके की संरचना मिली है। देखिए इस तरीके की संरचना, इस तरीके की संरचना इस पत्ती मतलब इसके अंदर में मिला है। अब ये इतना छोटा होता है कि हम अपने आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये मिल जाता है। इसके अंदर में देखिए लिक्विड टाइप का भरा हुआ है, ये व्हाइट कलर का हल्का हल्का जो दिख रहा है, गाढ़ा कलर का गाढ़ा होता है, ये लिक्विड है। इसमें दो पार्ट होता है, लिक्विड भी होता है, सॉलिड भी होता है। जो ये खड़ा ऐसे रखा हुआ है गोलाकार, ये सब क्या है, ये सॉलिड है, और बाकी जो गाढ़ा कलर का है ये लिक्विड भरा हुआ है। तो लिक्विड का नाम दिया जाता है एस्ट्रोमा। एस्ट्रोमा तरल पदार्थ होता है, तरल गाढ़ा बोल सकते हैं, तरल गाढ़ा पदार्थ होता है, तो ये एस्ट्रोमा होता है। इसमें भी एक क्रिया होती है, उस क्रिया को हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन मतलब वो प्रकाश की अनुपस्थिति में होता है, प्रकाश नहीं होता है, उसको अंधेरे में होने वाली क्रिया कहते हैं। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको प्रकाश नहीं चाहिए, हल्का फुल्का रोशनी से भी वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, तो उनमें यही क्रिया होती है। यहाँ पर देखिएगा कि ये एस्ट्रोमा में ही हो जाता है ये क्रिया। तो ये एस्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है भाई, तो डार्क रिएक्शन होता है एस्ट्रोमा में। और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये पूरा प्लेट जैसा ये सजा हुआ है, ये प्लेट जैसा एक दूसरे पर रखा हुआ है, तो ये ऐसी संरचना पाई जाती है। इस पूरे संरचना को हम लोग कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ये पूरी संरचना जो है इसको ग्रेना कहा जाता है। लेकिन जितना प्लेट रहेगा उस पूरे प्लेट के मतलब हिस्से को कहा जाता है ग्रेना। लेकिन एक प्लेट को अगर सिर्फ एक प्लेट इसमें से निकाल लिया जाए, एक प्लेट जैसे ऊपर से एक उठा करके ऐसे बिस्किट जैसा निकाल लिया जाए, तो उसको थैलोकाइट कहा जाता है, उसी को थैलोकाइट कहा जाता है। तो ग्रेना के अंदर में थैलोकाइट पाया जाता है। और इसी पर आप देखेंगे कि धब्बे धब्बे जैसा इस तरीके का दिख रहा होगा, ये है आपका क्लोरोफिल। इसी के अंदर में क्लोरोफिल होता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल देखिए इसके ऊपर में ये जितना भी छोटा छोटा पार्ट दिख रहा है, ये एक प्रकार का क्लोरोफिल है। और क्लोरोफिल के सेंटर में जब देखा गया तोड़ करके, तो देखा गया कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो कहेगा क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल के केंद्र में क्या पाया जाता है, तो बता देंगे कि मैग्नीशियम पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ डार्क रिएक्शन किस में होता है, तो डार्क रिएक्शन को हम लोग अंधेरे में होने वाली क्रिया बोलते हैं, ये एस्ट्रोमा में होता है। और हिल रिएक्शन जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है, ये कहाँ होता है भाई, ग्रेना में होता है। तो ग्रेना में जो क्रिया हो रही थी उसको हम लोग क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन। और अंधेरे में यानी कि डार्क रिएक्शन एस्ट्रोमा में हो रहा था। सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कौन कौन से रंग में होता है, ये अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रकाश का संश्लेषण लाल में होगा, उसके बाद ब्लू में होगा, नीला में, उसके बाद बैगनी में होगा। हरे रंग में बहुत कम होता है, ना के बराबर, उसे कह सकते हैं कि ना नहीं होता है। हरे रंग में एकदम ना के बराबर होता है, क्योंकि पौधे की पत्तियां हरी होती है, और हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश की मतलब हरे रंग के प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, लौटा देते हैं। इसीलिए हरा रंग का प्रकाश यहाँ मतलब ये हरे रंग के प्रकाश में ये नहीं कर पाता है। तो ये तीनों ध्यान रखिएगा, लाल, नीला और बैगनी, यही पूछता ही है एग्जाम में। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। कहेगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है भाई, तो प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। इसमें प्रथम उत्पाद क्या होता है, पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें प्रथम उत्पाद के रूप में स्टार्च बनता है, स्टार्च या चोकर या मंड कह सकते हैं। उसके बाद अंतिम उत्पाद पूछेगा तो कहेंगे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज ही अंतिम उत्पाद होता है पौधे का। क्लोरोफिल 3 तरह का होता है, क्लोरोफिल देखिएगा तो 3 तरह का होता है। क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, कैरोटीन होता है, जेंथोफिल होता है। 4 तरह का होता है क्लोरोफिल, 4 तरह का होता है, देख लीजिए ध्यान से, ए, बी, कैरोटीन और जेंथोफिल, ये 4 तरीके का होता है। इसमें देखिएगा कि ये क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, ये दोनों हरे कलर के होते हैं। क्लोरोफिल ए और बी हरे कलर के होते हैं। जेंथोफिल कैरोटीन जो होता है वो लाल कलर का होता है, और जेंथोफिल पीले कलर का होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब ये क्लोरोफिल का फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, ये पूछा नहीं गया है, लेकिन ऐसे पढ़ लीजिएगा तो सही है। एक बार देख लीजिएगा, क्लोरोफिल का C55H72O5N4Mg होता है, ये लास्ट में मैग्नीशियम होता है। तो ये फॉर्मूला है क्लोरोफिल का।
अब ये पत्तियां हैं, देखिए एक जगह और दिखाया गया है, ये पत्तियां हैं, इसमें कुछ छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों में कुछ होल पाया जाता है, इस होल का नाम दिया गया है स्टोमाटा। कुछ इसमें होल पाया जाता है, इसके अंदर में कुछ होल पाया जाता है, इस होल का नाम दिया गया है स्टोमाटा, या इसको रंध्र कहते हैं। रंध्र के सहारे क्या होता है, रंध्र के सहारे गैसों का विनिमय होता है। देखिए गैसों का विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज बोल सकते हैं, गैसों का एक्सचेंज होता है। मतलब कि अगर CO2, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं, CO2। मतलब CO2 का, जो पौधे CO2 लेते हैं या रात में CO2 छोड़ते हैं, तो ये जो एक्सचेंज होता है गैसों का, वो किसके वजह से होगा, रंध्र की वजह से। या ज्यादा पानी हो जाने के बाद जल को छोड़ देना, पौधे जल को बाहर निकाल देते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इवापोरेशन कहते हैं, या वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, अगर जहां जंगल ज्यादा रहेंगे वहां पर वाष्पोत्सर्जन बहुत ज्यादा होगा, ज्यादा जल निकलेगा, इसीलिए वहां पर बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो यहाँ पर ये गैसों का आदान प्रदान किसके वजह से होता है, स्टोमाटा की वजह से होता है। अब देखिए स्टोमाटा को देखा गया, जूम करके जब देखा गया कि स्टोमाटा किस तरह का होता है, तो देखिए इसमें देखा गया स्टोमाटा में तो इस तरीके का होता है, यहीं से गैसों का आदान प्रदान होता है। ये इस तरीके का बना हुआ आप देख रहे होंगे यहाँ पर। तो ये CO2 को बाहर निकालता है, O2 को भी बाहर निकालता है, कभी CO2 को अंदर लेता है और जल को बाहर निकालता है। तो ये सब जो गैसों का आदान प्रदान है या जल का निकलना, ये इसी की वजह से होता है, रंध्र की वजह से होता है। तो ये पूरा आप लोग समझ गए होंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो ऐसे ही छोटा छोटा टॉपिक हम लोग करके पूरा पढ़ जाएंगे इसको, ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।